तो पीसीए साइकिल को रेगुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो साइकिल के अंदर यूज होने वाले एंजाइम्स को या तो आप रेगुलेट करते हो या फिर आप उस एंजाइम को रेगुलेट करते हो जो कि साइकिल के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। लाइक हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना कि दिस इज एन एंजाइम जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, और आपके पास जो मेजर स्टार्टिंग मटेरियल है या जो पीसीए साइकिल का फ्यूल है वो एसिटाइल कोएंजाइम है। तो अगर आप पीडीएच कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर दो या इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दो तो तब भी आप पीसीए साइकिल को रोक सकते हो। या सेकंड मैकेनिज्म ये है कि आप पीसीए साइकिल के जो अपने रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं उनको किसी तरह से जो है वो इनहिबिट कर दो, उनकी एक्टिविटी को कम कर दो। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले बात करते हैं, और पीडीएच कॉम्प्लेक्स में हम दो तरह की मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, एंड द सेकंड वन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। बायोकेम 1 में जब आप लोगों ने एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ा था तो उधर आपने ये रेगुलेशन पढ़ी थी कि देयर आर सम एंजाइम्स जिनकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने के लिए, विच मीन्स कि इन एंजाइम को एक्टिव या इन एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए, एक्टिव के लिए हम लोग यूजुअली ये साइन यूज करते हैं और इनहिबिट के लिए ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। इस एंजाइम को एक्टिव या इनहिबिट करने के लिए आपके पास जो है वो कोई ग्रुप कोवलेंटली एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, जिसमें हमने फॉस्फोराइलेशन का एक मैकेनिज्म डिस्कस किया था, एडिनाइलेशन का एक मैकेनिज्म भी था, अगर आप लोगों को कुछ हद तक याद हो। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में सपोज आपकी एंजाइम की ये कंफर्मेशन एक्टिव कंफर्मेशन है, ठीक है। आप चाहते हो कि एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया जाए, यानी ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना करे। तो ये एंजाइम जो है वो इसकी रेगुलेशन कोवलेंट रेगुलेशन हो सकती है। कोवलेंट रेगुलेशन में यूजुअली आपके पास काइनेसेस या फिर फॉस्फेटेजेस यूज होते हैं। कोवलेंट रेगुलेशन में जो की एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं कोवलेंटली, दीज आर आइदर द काइनेसेस और फॉस्फेटेजेस। देयर आर सम एंजाइम्स जिनके ऊपर जब आप काइनेसेस की मदद से फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हो तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाते हैं। इट मींस कि आपने उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना है तो आप उसमें फॉस्फोराइलेशन लगा दो। सम एंजाइम्स फॉस्फोराइलेशन के रिस्पॉन्स में एक्टिव कंफर्मेशन को अडॉप्ट करते हैं, और कुछ एंजाइम्स फॉस्फोराइलेशन की प्रेजेंस में अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि फॉस्फोराइलेशन की वजह से या इस कोवलेंट अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, हो सकता है यूं हो जाए। अगर तो वो शेप सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल होगी तो आपका एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और अगर फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन की बाद की शेप है, और अगर आपके एंजाइम की जो शेप है या जो कंफर्मेशन है, अब से ऑनवर्ड मैंने कंफर्मेशन का वर्ड यूज करना है। कंफर्मेशन का वर्ड मैं जब भी यूज करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि कंफर्मेशन परटेन्स टू द शेप ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम अपनी अगर एक्टिव कंफर्मेशन में है तो इट मीन्स कि उस केस में उसकी सबस्ट्रेट के लिए जो बाइंडिंग साइट है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर फॉस्फोराइलेशन के बाद उसकी बाइंडिंग साइट इस तरह से चेंज हो गई है कि सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं आ रही, ठीक है, तो इस केस में वो एंजाइम अपनी कौन सी कंफर्मेशन में होगा, इनएक्टिव कंफर्मेशन। सिमिलरली देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर दी फॉस्फेटेजेस, और फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स का ये फंक्शन होता है कि वो किसी फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देते हैं, यानी यहाँ पे आके ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फॉस्फेटेज क्या करेंगे, एंजाइम को वापस डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में लेके जाएंगे, और इस प्रोसेस के दौरान ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वो एंजाइम्स जो कि डीफॉस्फोराइलेटेड एंजाइम को फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, दीज आर काइनेसेस, और काइनेसेस यूजुअली जो फॉस्फेट ग्रुप लेते हैं वो एटीपी से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराते हैं और एंजाइम को उसकी फॉस्फोराइलेटेड से डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में लेके जाते हैं, दीज एंजाइम्स आर फॉस्फेटेसेस, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को हाइड्रोलाइज करा देंगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एंजाइम को वापस उसकी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ले जाएंगे। अब डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में भी आपका एंजाइम या तो एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम डीफॉस्फोराइलेशन के बाद अपनी ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन को अडॉप्ट करता है, और क्या एंजाइम डीफॉस्फोराइलेशन के बाद जो है वो ऐसी कंफर्मेशन में चला गया जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करती। ये डिसाइड करेगी कि एंजाइम में एक्टिव होना है या इनहिबिट होना है। लेकिन हमेशा कोवलेंट मॉडिफिकेशन में आपके एंजाइम के ऊपर कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप आके कोवलेंटली अटैच होता है, और ये नॉन प्रोटीन ग्रुप की कोवलेंट अटैचमेंट की वजह से आपका एंजाइम या आपकी प्रोटीन एक्टिव या इनएक्टिव हो सकती है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में भी हम कोवलेंट
रेगुलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। पीडीएच कॉम्प्लेक्स में भी ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड मैकेनिज्म है आपके पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन। और एलोस्टेरिक रेगुलेशन आप लोगों को याद होगा कि ये एक ऐसी रेगुलेशन है जिसमें आपका कोई मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल आके एंजाइम की एक ऐसी साइट के ऊपर आके अटैच होता है विच इज स्पेसिफिक फॉर दिस मॉड्यूलेटर। यानी आपके जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उसमें एक्टिव साइट के साथ साथ एक और साइट भी प्रेजेंट होती है जिस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये एलोस्टेरिक साइट ऐसी साइट है जिसके ऊपर आके या तो कोई एक्टिवेटर बाइंड कर सकता है, एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा तो ये आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शंस को ज्यादा करा देगा और एंजाइम अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में चला जाएगा। और ये आपका जो मॉड्यूलेटर है ये यहाँ पे इनहिबिटर भी हो सकता है। अगर इनहिबिटर आके आपकी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा तो आपका एंजाइम जो प्रीवियसली सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेगा वो अपनी कन्फर्मेशन इस तरह से चेंज कर लेगा कि अब उसकी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है ये कम हो गई है, तो एंजाइम अपनी इनएक्टिव कन्फर्मेशन में चला गया। तो दोनों केसेस में आपकी एंजाइम की कन्फर्मेशन या शेप ही चेंज हो रही है, लेकिन उस कन्फर्मेशन या शेप को चेंज करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में आपके पास कोई कोवलेंट ग्रुप आके अटैच होगा और एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन में आपका कोई इंटरमीडिएट एज एन एक्टिवेटर या इनहिबिटर एक्ट करते हुए एंजाइम की कन्फर्मेशन को क्या कहता है, चेंज करता है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में हम इन दोनों किस्म के जो है ना रेगुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक अगर हम कोवलेंट मॉडिफिकेशन की बात करें तो इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं एंड द नेम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर काइनेसिस एंड फॉस्फेटेसेस। यानी पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है इटसेल्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक आपके पास ये अगर पीडीएच कॉम्प्लेक्स है कि E1, E2 और E3 डोमेन है तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ प्रोटीन्स भी लिंक है और वो प्रोटीन्स कौन सी है, काइनेसिस एंड फॉस्फेटेसेस। काइनेसिस का फंक्शन क्या है कि ये एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप लेगी और उस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगी ऑन दी पीडीएच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स जब अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा तो ये इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पे आपकी सेंस बन रही है ना कि अगर एटीपी की हाई कंसंट्रेशन होगी, सेल के पास बहुत सारी एनर्जी होगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपकी एनर्जी मजीद एटीपी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, टीसीएस साइकिल को नहीं होना चाहिए, टीसीएस साइकिल को रुक जाना चाहिए। तो टीसीएस साइकिल को रोकने में भी एटीपी यूज होगा। एटीपी इस काइनेज की मदद से पीडीएच कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा और जब पीडीएच कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट होगा इट मीन कि अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये मजीद पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं करेगा। आवर सेकेंड एंजाइम इज फॉस्फेटेज एंजाइम और इस फॉस्फेटेज एंजाइम का ये फंक्शन है कि आपके पास जो फॉस्फोराइलेटेड है ना पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ये उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और इसको वापस इसकी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ले आता है। यानी फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर देगा और एंजाइम वापस अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में चला जाएगा एंड दिस डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म। इसका मतलब है कि जब आपके सेल में एटीपी की कंसंट्रेशन कम होगी और एडीपी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उस केस में आपका काइनेज एक्टिव नहीं होगा और जब काइनेज एक्टिव नहीं होगा तो फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा और फॉस्फेटेज क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराएगा और रिमूव कराने से आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा और ये जहां से भी पायरोवेट आ रहा है, चाहे वो प्रोटीन से आ रहा है चाहे वो किसी और सोर्स से आ रहा है, उस पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना शुरू कर देगा क्योंकि सेल के पास पहले ही एनर्जी की कमी है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्टिव होके एनर्जी फॉर्मेशन में यूज होगा। नाउ सेकेंड मैकेनिज्म इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इसमें आप लोग फीडबैक मैकेनिज्म की भी बात कर सकते हो कि आपके सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन, एनएडीएच की कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि तीसरे साइकिल के डिफरेंट एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को भी रेगुलेट करते हैं और इसके साथ साथ आपके जो बाकी रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं या एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम इस डायग्राम से इसको देखते हैं। पहले हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास एटीपी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एनएडीएच एंड फैटी एसिड, दीज आर दी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ना। तो जितनी ज्यादा सेल के पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पीडीएच कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाए, जबकि ये इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेंगे। जबकि आपके पास जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एएमपी आ जाता है, कोएंजाइम ए आ जाता है, एनएडी आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल को इस चीज का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइम एटीपी की जरूरत है, एटीपी बनना चाहिए, तो ये एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करेंगे।
सिमिलरली आप इसी तरह से जो बाकी आपके एंजाइम्स हैं जिसमें सिट्रेट सिंथेज एंजाइम हो गया, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया और अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम, इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी एनएडीएच, ये इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेंगे और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एडीपी एएनपी या कैल्शियम वगैरह ये एक्टिवेटर के तौर पे यूज होंगे। और यहाँ पे आप एक फीडबैक इनहिबिशन का मैकेनिज्म भी देख रहे हो कि आपके पास एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी तो इसका मतलब है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर नेक्स्ट स्टेप में यूज नहीं हो रही, एक्यूमुलेट होती जा रही है, तो ये प्रोडक्ट भी क्या करेगी, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगी। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, कि आपके एंजाइम की प्रोडक्ट ही उसको जो है वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। नाउ एटीपी की भी समझ आ रही है, एनएडीएच की भी समझ आ रही है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का भी पता चल रहा है कि ये किस तरह से जो है वो एक्ट करता है एज एन इनहिबिटर। लेकिन कैल्शियम एज एन एक्टिवेटर कैसे एक्ट करता है, कैल्शियम का क्या रोल है इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने में? बच्चों वी ऑल नो कि कैल्शियम जो है ये सेल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की बात करने लगी हूँ, एंड दिस फंक्शन इज मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैल्शियम की कंट्रीब्यूशन देखो ना, तो ये नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन में भी यूज होता है। और आपको पता है कि जब नर्व इम्पल्सेस पास करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, बिकॉज इनके जो गेट्स होते हैं वो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जब नर्व ने ट्रांसमिट होना है, नर्व की इम्पल्शन होनी है, या आपके पास जो मसल सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, इसका मतलब है कि ये वो प्रोसेसेस हैं विच रिक्वायर अ हाई इनपुट ऑफ एटीपी। इन प्रोसेसेस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर ज्यादा होती है तो इसका मतलब है या तो कॉन्ट्रैक्शन होनी है, या फिर आपके पास जो वो नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन होनी है। दोनों प्रोसेसेस के लिए एटीपी की जरूरत है, इसलिए कैल्शियम जो है वो इन एंजाइम्स के लिए एलोस्टेटिक एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करके एटीपी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, ताकि जब वो किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में यूज हो तो उस टाइम पे एटीपी या एनर्जी जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में